1. हेलो नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल पर मैं 2011 से लेके 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और मैं एक अच्छी बुक से जो सॉल्व हुए क्वेश्चन वो मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा उद्देश्य ये है कि आप एग्ज़ाम के समय इन क्वेश्चन पेपर को देख के चले जाए और उससे पहले भी आप पढ़ ले, जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन खासे बनते हैं। और आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के कम से कम 5 अटैम्प्ट दे लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ जो पढ़ा है वो मेरी नॉलेज में वो मैं आपको शेयर करूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। ऑप्शन ए, बिहार में आदिवासियों की यूनियन का एक आंदोलन। ऑप्शन बी, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ऑप्शन डी, पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। जो ज्योतिबा फुले थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और वो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन चलाया था। इसलिए ये महात्मा ज्योतिबा का काफ़ी बड़ा सहयोग है शिक्षा के क्षेत्र में और भेदभाव को दूर करने में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। ऑप्शन 2, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ऑप्शन 3, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किन की स्थापना से है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 और 3। इनकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। ऑप्शन 2, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। ऑप्शन 3, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत है। ये आचार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। आदिवासी किसान एवं मजदूर आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल-गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? ऑप्शन ए, 1857 के विद्रोह का। ऑप्शन बी, 1921 के माबिलो विद्रोह का। ऑप्शन सी, 1859 और 60 के नील विद्रोह का। ऑप्शन डी, 1899 और 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। बिरसा मुंडा ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे उल गुलान विद्रोह या ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उल गुलान विद्रोह एक कारण के रूप में साहूकारों एवं ठेकेदारों द्वारा किया गया शोषण भी उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक
चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ऑप्शन डी, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। जो चंपारण आंदोलन हुआ था वो 1917 से 18 में बिहार में हुआ था और उस दौरान अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे दुखी होकर के किसानों ने महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मिल के सब ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। और इसमें महात्मा गांधी के साथ देने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और बिरोज किशोर इत्यादि थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए, बी कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदिरीपाद और KC जॉर्ज। ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय। ऑप्शन सी, CP रामास्वामी अय्यर, के कामराज और बीडे सेलिगम पंतुलू। ऑप्शन डी, अशोक मेहता, TS रामानुज और जी मेहता। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक मेहता, TS रामानुज और जी मेहता ने हिंद मजदूर सभा की स्थापना 1948 में की थी। क्वेश्चन नंबर 3, संताल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासक द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए थे? ऑप्शन ए, संताल परगना नामक राज्य क्षेत्रों को सृजन किया गया। ऑप्शन 2, किसी संताल का गैर संताल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। और संताल विद्रोह ये 1856 में हुआ था, लेकिन संतालों की वीरता और शौर्य को देखते हुए सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकार करने पड़ी। क्वेश्चन नंबर 1, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? ऑप्शन ए, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। ऑप्शन बी, औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति। ऑप्शन सी, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। ऑप्शन डी, अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों की मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ऑप्शन 2, NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 वो सही है और जो ऑप्शन 1 है वो गलत है। क्योंकि फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों को मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों मजदूरी संघ बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ऑप्शन 1, जमींदारों की हिस्सेदारी।
को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। ऑप्शन बी, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना। ऑप्शन सी, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत। ऑप्शन डी, कृषकों का समस्त ऋणों का रद्द करना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई करना। और तेभागा आंदोलन कब हुआ था? ये 1946 से 50 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे कृष्ण विनोद राय, अवनी लाहाड़ी, सुनील सेन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? ऑप्शन ए, भू राजस्व की नई प्रणाली को लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। ऑप्शन बी, जनजातीय क्षेत्र में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव। ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों और व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण डिसक्रिप्शन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण डिसरप्शन करना, जो जनजातीय विद्रोह का कारण था। और जनजातीय विद्रोह कौन कौन से थे? खासी विद्रोह 1829 से 33 तक हुआ, कोल विद्रोह ये 1831 से 32 तक हुआ, खोंड विद्रोह 1837 से 56 तक हुआ, संताल विद्रोह हमने पढ़ लिया, मुंडा विद्रोह भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ऑप्शन ए, नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। ऑप्शन बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ऑप्शन सी, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना। ऑप्शन डी, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के दोबारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। ऑप्शन बी, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। ऑप्शन सी, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बचाई गई थी। ऑप्शन डी, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे और ये प्रभाव पड़े थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के क्रम में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, जिससे कम आयात शुल्क पर भारत में आयात किए जाने लगा। इसी समय 1813 के एक्ट के द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर इसे और बल प्रदान किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के पूर्व में भारतीय हस्तशिल्प का पतन होगा। तो इसका कारण यह था भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। इसमें ऑप्शन ए, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि। ऑप्शन बी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। ऑप्शन डी, भारतीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत
खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू आदि। मतलब इसके अंतर्गत जो खाद्यान्न की फसल है उसके स्थान पर अन्य फसल जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिले वो फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन 3 थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो रेतवाड़ी बंदोबस्त किया था वो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने किया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी। और जो रेतवाड़ी बंदोबस्त था कौन कौन सी जगह था? बम्बई, बंगाल के कुछ हिस्सों में, असम, कुर्ग आदि तक था। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे? उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन 3 आर.सी. दत्त। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है। तीनों ही आर्थिक आलोचक थे उपनिवेशवाद के। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो भी देख लो आप। जो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया लिखी, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, दोबारा धन की निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री व राष्ट्रवादी रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ऑप्शन 2, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। ऑप्शन 3, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत में देन थी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं थी। जो मृदा के स्वरूप तथा उपज के आधार पर राजस्व का मूल्यांकन शेरशाह सूरी बैकबर ने किया था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग मुगल काल में होने लगा, और तंबाकू व लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। क्वेश्चन नंबर 2, रेतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ऑप्शन 2, सरकार रेत को पट्टे देती थी। ऑप्शन 3, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन सी है, तीनों कथन ही सही है। और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत में 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, 1993 क्वेश्चन नंबर 1, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानून विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? हेलो साथियों, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। करते रहो मेहनत, सपने ना देखो। सपनों को तो क्या है, अगर मेहनत आप करते रहेंगे तो सफलता अपने आप अपने कदमों में आ जाएगी। इसलिए आप मेहनत करते रहें। और हाँ, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर होगा। नहीं भी होंगे तो आप इतना सीख लेंगे कि आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है।
ज़िंदगी में आप कहीं भी ऐसी जगह सक्सेस हो जाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी से गुजारी से चल सकती है। क्वेश्चन नंबर 1, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानून विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में किस एक को सामान्यतः इसके कार्य के रूप में जोड़कर देखा जाता है? ऑप्शन ए, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। ऑप्शन सी, न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। ऑप्शन डी, उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी कथन सही नहीं। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त अपनाई थी, इसके कारण विवाद बढ़ गए थे। इसके निम्न कारण है, जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया, राजस्व के कर का विभाजन स्पष्ट सरकारों और जमींदारों के बीच किया गया, सरकार के लिए राजस्व का 10/11 तथा जमींदारों के लिए 1/11 निश्चित किया, भू राजस्व को स्थायी बना दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में लागू की गई, जो कुल क्षेत्र का 19% थी। कृषकों की स्थिति किराएदार के रूप में स्वीकार की गई, भूमि पर उनका किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। परंपरागत कृषि संबंधी अधिकार जैसे चरागाह, वन आदि समाप्त हो गए। इस व्यवस्था से कानून विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।